हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया था। इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है उससे देख लिया था। तो मैंने कहा था कि आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम लोगों ने अगर मोल कंसेप्ट पढ़ रखा है तो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक बात। अब यहां पर अगर बात की जाए तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का मतलब यह होता है कि मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं और आप उससे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2 times HCl। ठीक बात। अब रिएक्शन है कि बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और HCl बनाता है। अगर मैं इस सवाल को मोल कंसेप्ट के हिसाब से करूंगा तो बिल्कुल बातों को समझते रहिएगा। मोल कंसेप्ट ये कहता है कि पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ भाई रिएक्शन हमारी बैलेंस। अब रिएक्शन अगर बैलेंस है तो हम क्या बोलते हैं? BaCl2 का कोफिशिएंट 1 है, H2SO4 का कोफिशिएंट 1 है, यानी रिएक्टेंट है। तो हम बोलेंगे 1 मोल BaCl2 का रिएक्ट करता है 1 मोल H2SO4 के साथ और 1 मोल BaSO4 बनाता है, साथ ही 2 मोल HCl बनाएगा, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए रिएक्शन को बैलेंस रखना है। ठीक बात। ये काम हम करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज को मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करूंगा तो मैं क्या शब्द बोलूंगा? मैं इक्विवेलेंट, बात सुनिएगा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन है उसे पहली चीज तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपको बैलेंसिंग नहीं देखनी। अब रिएक्शन में किसी भी समय पर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं। क्या बराबर कर सकते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं। बराबर करने का मतलब रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया वो इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे प्रोडक्ट कितना बना। अब अगर इस रिएक्शन को मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट के हिसाब से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। BaCl2 तो मैं कहूंगा एक इक्विवेलेंट BaCl2 रिएक्ट कर रहा है, बात समझना, सबका बराबर रहे, इज इक्वल टू एक इक्विवेलेंट H2SO4 रिएक्ट कर रहा है भाई, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करता है। प्रोडक्ट के विषय में जब बात करेंगे सब बराबर होता है। एक इक्विवेलेंट BaSO4 फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है और HCl भी बन रहा है, तो मैं इसके आगे लिखूंगा 1 इक्विवेलेंट HCl फॉर्म हो रहा है। यानी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट किए वो हमेशा बराबर होते हैं प्रोडक्ट के कितने इक्विवेलेंट बने। इसके लिए रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। भूल जाइए, नहीं करना आपको रिएक्शन को बैलेंस। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट में इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं बिना रिएक्शन को बैलेंस किए रिएक्शन में इक्विवेलेंट टर्म को ले आऊंगा। ठीक बात है। अब यहां पर नई बात समझते हैं, चीजें क्या है। इक्विवेलेंट जो है इसी को एक टर्म दिया गया ग्राम इक्विवेलेंट। क्या शब्द बोला गया? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को ही हम लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट को ही क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। ठीक बात है। अब निकालने का तरीका तो बोला गया ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा
वेट इन ग्राम, जो भी चीज ली है आपने, डिवाइडेड बाय, अब आपके पास इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है, यानी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W अपॉन E से, यानी W अपॉन E हमको बताएगा कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं या कितने इक्विवेलेंट हैं। दोनों बातें बिल्कुल सेम है। अब यार यहां पर ये तो हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। अब अगर इसी में कभी एक टर्म आ जाए मिली इक्विवेलेंट, गौर से समझिए, क्या आ जाए? मिली इक्विवेलेंट। तो मिली का मतलब होता है अब 1000 भाग में चला जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट अगर कभी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट में 1000 से गुणा कर दो। ये बिल्कुल उसी प्रकार है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? तो 1000 गुना। तो यहां पर अगर मिली इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो लिखेंगे W अपॉन E, यानी ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी तब हम 1000 कर सकते हैं। ठीक बात। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस कंसेप्ट को आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, तो आप कहेंगे इस कंसेप्ट के हिसाब से हमें यह बात समझ में आती है क्या कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो हम उसे पहले तो बैलेंस नहीं करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्टेंट के जो भी ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किए हैं वो हमेशा आपस में बराबर होंगे किसके? प्रोडक्ट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट बने हैं। यानी अगर मैं बोलूं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट BaCl2 रिएक्ट करेगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट BaSO4 बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl बनेगा। 2 ग्राम इक्विवेलेंट BaCl2 रिएक्ट करेगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 रिएक्ट करेगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट BaSO4 बनेगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट HCl बनेगा। ये हमारे ऊपर है भैया कि हम कितने ग्राम इक्विवेलेंट लेके आए हैं यहां पे, यानी हम किसी भी समय पर ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर सकते हैं। ठीक। अगला टर्म आता है, अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तरीके। तो पहला तरीका क्या है? अगर वेट दिया है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ गया। अच्छा एक बात और, ग्राम इक्विवेलेंट भी बराबर किए जा सकते हैं और मिली इक्विवेलेंट को भी बराबर किया जा सकता है। तो मैं यहां पर अगर लिखूं तो मैं बोलूंगा रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट हो या मिली इक्विवेलेंट, ये हमेशा आप दूसरे रिएक्टेंट के साथ बराबर कर सकते हैं। याद रखिएगा ग्राम लेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट लेना है ना, मिली मत ले लेना। इसके साथ प्रोडक्ट के भी ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं, इनको आपस में बराबर किया जा सकता है। इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, समय नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। अब यार एक बात मुझे बताओ, तुम कहोगे सर इसका मतलब है कि ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट तो बहुत तगड़ी चीज है, इसमें रिएक्शन को बिना बैलेंस किए फटाक से हम लोग बराबर कर लेंगे, यानी अपनी चीजों को निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब क्या हमारे पास तरीका ये होना चाहिए कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए? तो आपने कहा सर आपने तो यहां 2 फॉर्मूले लिख दिए, एक तो ये लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट या उसी को इक्विवेलेंट बोले, निकालना है तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, कैपिटल ई को इक्विवेलेंट वेट बोल रहा है। अगर मिली इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या बोलेंगे, बस 1000 का फर्क आ जाएगा, यानी कि W अपॉन E इंटू 1000, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक बात। अब क्योंकि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये सोल्यूशन चैप्टर जो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का, उसमें इसके सवाल दिए हैं और एक सवाल ये आता है वहां से। अब अगला टर्म अगर हम बात करें तो अगले टर्म की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने मोलैरिटी पढ़ा है, लेकिन यहां हमारे काम का दोस्त है नॉर्मेलिटी। क्या शब्द है? नॉर्मेलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। ठीक बात। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। जैसे मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, वैसे ही नॉर्मेलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सोल्यूशन में
प्रेजेंट है, ठीक बात है। तो अब अगर मैं बात करूं तो क्या मैं यहां पर अगर बात करना शुरू करूं तो क्या मैं यहां बोलूंगा कि बेटा नॉर्मेलिटी होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो लिखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखा जाएगा। बोलो बेटा, अब क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट है W अपॉन E, तो मैं लिखूंगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला W यानी वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। बोलो भैया, W अपॉन E इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक बात है। अब यार यहां पे W अपॉन E का मतलब हमने क्या लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब यार अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में ना दिया हो, ml में दिया हो, मोलरिटी वाले में, तो उसके लिए क्या होगा, तो भाई 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा तब W अपॉन E इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, है ना, और यहां पे आ जाएगा 1000, यानी कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमारा मेन टर्म नॉर्मेलिटी चलता है, ना कि मोलरिटी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यार एक बात मुझे ये बताओ, मेन कहानी है ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। पहली चीज, अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दूंगा, निकल आएगा। दूसरा तरीका, मैं आपसे कहूं तो क्या मैं बोलूंगा ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना है और सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी है तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूं। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा कि अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नॉर्मेलिटी यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्ट वहां से क्या निकल आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है बात। तो ये हमारे वो फॉर्मूले हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग बात करते हैं। अब इसी में एक तीसरा फॉर्मूला बेटा है क्या, कि अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है और आपको मोलरिटी दिया है, क्या दिया है, मोलरिटी, तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना है नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर होता है। नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। आप इसके एक्सप्लेनेशन में मत जाइए, बस याद रखना है आपको ये बात। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वैलेंसी फैक्टर के, ठीक बात। तो एक बात बताओ, अगर हमें यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी रख सकते हैं, लेकिन मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होगा, यानी मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3 तरीके, पहला, दूसरा और तीसरा। इससे आप कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो जरा फटाफट बता दीजिए, आप कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का पहला तरीका, अगर वेट दिया है तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। दूसरा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का दूसरा तरीका, अगर नॉर्मेलिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तीसरा, अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है और सॉल्यूशन की मोलरिटी दी है, नॉर्मेलिटी नहीं दी, तो हम बोलेंगे मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये 3 चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आप ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी बातों को नोट डाउन कर लीजिए, आगे की बात करते हैं। अब बेटा बात करें, जैसा कि हम लोगों ने कर रखा है, क्या मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट या उसी चीज को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट, एक ही बात है। निकालने का तरीका आप अपनी कॉपी में इस तरीके से याद करिए। पहला, आप कहेंगे अगर मुझे वेट दिया है तो मैं लिखूंगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक बात। दूसरा तरीका बराबर ऐसे ही याद हो जाएगा फॉर्मूला, क्या, अगर नॉर्मेलिटी दी है सॉल्यूशन की तो मैं बोलूंगा नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर बात। तीसरा, आप कहेंगे अगर नॉर्मेलिटी नहीं दी, मोलरिटी दे दी, तो हम लिखेंगे मोलरिटी
मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अगला, जरूरी नहीं है कि हम ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालें, इसी का छोटा भाई है मिली इक्विवेलेंट, वो भी बराबर कर सकते हैं। तो बोला गया अगर हमें मिली इक्विवेलेंट के बारे में बात करनी है तो मिली इक्विवेलेंट का मतलब है इसका हजारवां 1000 पार्ट हो जाएंगे ये। तो इसका मतलब अगर हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे अगर वेट दिया है तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000, तब तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला आप बोलोगे अगर वॉल्यूम लीटर में रखते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है, तो मतलब अगर आप वॉल्यूम ml में रखोगे तो मिली इक्विवेलेंट निकलेगा, यानी आप लिखेंगे नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखे ml में ले लेंगे। अगला अगर मोलरिटी दी है तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, वो तो हमें करना ही करना है, बस हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में ले लेना है, ml में ले लेना है। तो भाई साहब अगर ये दो फॉर्मूले याद हैं तो आप कभी भी किसी भी रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। यहां तक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यार पेपर में क्या होता है, वो कई बार हमसे क्या कह देगा, बहुत गौर से इस बात को समझिएगा, क्या वो ये कहेगा मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन A है और ये सॉल्यूशन B। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट के हिसाब से कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब केसेस यहां समझिएगा और चीजों को बड़े गौर से समझिएगा, एक एक करके मैं लिखूंगा, इसमें बढ़ता जाएगा, आपको कॉपी में अलग अलग लिखना है। जैसे बोला गया इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N1 है, कितना है N1, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1, मान लेते हैं लीटर में दिया है। B के लिए बोला गया इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N2 है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 है। क्लियर बात। पहला केस दोनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटीज दी हुई हैं, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम दिए हुए हैं, चाहे ml में दिए हो चाहे लीटर में दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यार ये बताओ हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये कहता है कि सॉल्यूशन A के मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो भैया सॉल्यूशन A के मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे सॉल्यूशन B के मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट के साथ। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, बोला गया A और B को आपस में मिलाया गया, इस तरीके से सवाल टाइट्रेशन का बनेगा। आपको याद रखना है हम हमेशा क्या कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर सकते हैं, ठीक बात। तो अगर हमें नॉर्मेलिटी दी है और वॉल्यूम दिया है तो जरा मुझे बताइए क्या पहला पार्ट हमारा ये होगा A के ग्राम इक्विवेलेंट B के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो, अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तरीका क्या है, अगर नॉर्मेलिटी दी है तो तरीका है भाई साहब नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं पहला तरीका यहां लिखूंगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, ज्यादातर चीजों में यूज होगा, ठीक बात। दूसरा तरीका गौर से समझिएगा और आपको अपने कॉपी में अलग अलग नोट करना है। अब यार इस बार उसने क्या कहा और ये आपको नोट कर लेना है। यहां पर बोला गया जो A है उसका वेट है W1, इसके अंदर जो पड़ा है उसका वेट क्या है W1, बात समझना कंपाउंड का। और हमें सॉल्यूशन A में नोट कर लीजिए वेट ऑफ द सॉल्यूट दिया है और वॉल्यूम दिया है, यानी इस बार वेट दिया है और वॉल्यूम, लेकिन B में हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है। तो तरीका क्या होगा, बस वही फॉर्मूले यूज करने। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब अगर मुझे वेट दिया हुआ है बोलो और वॉल्यूम जो है वो मैं मानकर चल रहा हूं कि मुझे किस में दिया है, लीटर में दिया है, तो अगर मुझे वेट और वॉल्यूम दिया है तो मैं बोलूंगा कि भैया ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। वेट अपॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, यानी वहां पर वॉल्यूम के फैक्टर किसी काम का नहीं है। तो मैं बोलूंगा अगर वेट दिया है तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन A के लिए W1 अपॉन E1, मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट E1 है, तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A आ गया।
बी में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, N2 मल्टीप्लाई बाय V2, यानी वही फॉर्मूले हैं जिनको बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक बात। तीसरा तरीका, अब इसी को रिवर्स भी कर सकते हो। तीसरा तरीका, भाई साहब बोला गया यहां वेट W2 है, कितना है, W2 है, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है मान लेते हैं, और बोला गया अब दोनों के वेट दिए हुए, तो वेट दिए तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, फॉर्मूला W अपॉन E ही लगाएंगे, तो यहां के लिए क्या लिखेंगे, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो। यानी कुल मिलाकर बेटा आज का कंसेप्ट ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट अगर निकालने हैं तो ये दो चीजें आपको अगर याद है तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी। ठीक बात है। अब इसी में एक छोटा सा सवाल मैं आपको करा देता हूं, फटाफट बोल के आपको मजा आ जाएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है। सवाल है दोस्त, नोट आपको करना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट रिएक्ट विद 100 ml ऑफ 2NHCl सोल्यूशन। यानी अगर मैं सोल्यूशन केवल सवाल की बात करूं तो बेरियम सल्फेट का कितना वेट रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, और HCl का हमको दिया है यहां पर 2N सोल्यूशन, कितना 2N सोल्यूशन, और साथ में लिखा है 100 ml। क्लियर बात। अब यार दोस्त एक बात बता दो यार, ये सवाल अगर हमारे पास है तो हमें तो पता है क्या, हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट के इक्विवेलेंट HCl के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। अब अगर ये ml में दिया है, किसमें दिया है, ml में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि मिली इक्विवेलेंट of barium sulfate is equal to milli equivalent of क्या से of HCl। इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। मिली इक्विवेलेंट निकालना है, वेट के टर्म में निकालना है, तो वेट के टर्म में क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट BSO4 का। ठीक, लेकिन मिली इक्विवेलेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, पीछे फॉर्मूला लिखाया मैंने, मिली इक्विवेलेंट HCl का, मिली इक्विवेलेंट HCl का लिखना है, क्या दिया है, नॉर्मेलिटी दी है, तो क्या फॉर्मूला होता था, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml, जिसमें दिया उसी में रखो। आते हैं, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेरियम सल्फेट, याद करिए क्या ये हमारे केसेस में जो मैंने 10 का दम पढ़ाया था Ba+2 और SO4-2 है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज किसी भी सॉल्ट में वो क्या कहलाएगा, उसका वैलेंसी फैक्टर। तो बेरियम सल्फेट के लिए वैलेंसी फैक्टर 2 है। बहुत लोगों को अगर ध्यान हो तो HCl कितने H+ देगा, 1, यानी वैलेंसी फैक्टर 1 है। जिनको नहीं पता है वो पिछला क्लास देख ले बेटा, उसमें मैंने पढ़ाया। अब ये बताओ, वैलेंसी फैक्टर तो हमें पता चल गया, तो ये बताओ वैलेंसी फैक्टर अगर पता है तो बेरियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या उसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होगा, बोलो भैया। तो अब जरा अगर आप थोड़ा बहुत सवाल को देख लें तो बेरियम सल्फेट का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा 233, कितना आएगा, 233। तो वेट हमें पता नहीं है, वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट है 233 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1000, इधर है भैया नॉर्मेलिटी 2N है यानी 2 दिए, वॉल्यूम ml में दिया यानी 100 दिया, कर लो सॉल्व। W यहां पर आप आसानी से निकाल सकते हो, और मैं आपको बता दूं अगर आप यहां पर पूरा सॉल्व करेंगे तो W आएगा 28.3 ग्राम, 28.3 ग्राम, ये जो है हमारा वेट होगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक बात। अब यार आपको पेपर में क्या होगा, कई बार इसका इससे कोई मतलब नहीं, अगर बोला गया नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या बोला गया, नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी
कितनी हो 1, ये क्या कहलाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर आपसे बोला गया डेका नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या बोला गया डेका नॉर्मल सॉल्यूशन, याद रखिएगा डेका लिखा हुआ है। अगर बोला गया डेका नॉर्मल सॉल्यूशन, डेका नॉर्मल सॉल्यूशन, डेका मतलब होता है 10, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 10 दी हुई है। क्लियर है बात। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला गया डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, यही फंसा देगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है अब आई लग गया बटे में आ जाएगा, नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1/10, कितनी होगी भैया 1/10। इसी तरीके अगर आपको लिखा है सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, आई का टर्म समझना, आई लिखा है मतलब बटे में जाएगा, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मेलिटी 1/100। बोलो बेटा, तो जरा एक सवाल पूछेंगे तो बता दोगे। अगर मैं बोलता हूं सेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन, तो क्या ए आ गया? सेंटा का मतलब 100 होता है, ये बात तो तय है। तो बोलोगे भाई साहब सेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब, सेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो ऊपर आ जाएगा, यानी 100। क्लियर है बात। तो इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। कई बार होता है जैसे सेमी शब्द का प्रयोग कर लिया, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या बोला गया सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1/2। क्लियर बात। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ दिया है। मेन है हमारे फॉर्मूले, उनको आपको याद रखना है। अगले टर्न पे हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सवालों की। तो आप तैयार रहिए और अपने नोट्स को बढ़िया से प्रिपेयर करते रहिए। धन्यवाद।